करते हो तो एंटायर इमेज के ऊपर लिंक क्रिएट होता है, राइट? बट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक लाइक इमेज मैप, तो इमेज मैप से क्या होता है, आप इमेज के स्पेसिफिक एरिया में लिंक बना सकते हो। जैसे कि इस इमेज के अंदर मेरे पास तीन चीज़ें हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन एंड कॉफ़ी कप। सो क्या होता है कि हम लोग ना कोऑर्डिनेट्स गेट करके इसके इसके ऊपर लिंक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई, और जहाँ तक हमारा ये लैपटॉप का एरिया है, यानी कि आप दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स इसके गेट किए। तो इस तरह से एक इमेज के ऊपर आप देखोगे एक एरिया हमारा बन के तैयार होता है। अब ये जो है ये जस्ट आपको विजुअली दिखाने के लिए है, बट टेक्निकली इसके ऊपर ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं होगा, यहाँ पर कोई शेप बना हुआ है। बट जब यूज़र इंटरेक्ट करेगा, माउस लेके जाएगा, तब ये बेसिकली आपका एरिया वर्क करता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका, खींचो खींचो, हाँ हाँ जी, कमी, कोई बात नहीं, नाम एंटर कर लेना इनका भी लिस्ट में। तो इधर देखिए आप लोग स्क्रीन पर, तो यहाँ पर कहने के लिए एक ही इमेज है, आप देख सकते हैं, बट इमेज के अंदर यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है। जैसे हमारा स्क्रीन के ऊपर आता है माउस, तो आप देख सकते हैं एंटायर लैपटॉप के ऊपर एक लिंक अवेलेबल है। लैपटॉप से बाहर अगर हम लोग आते हैं तो मोबाइल के ऊपर लिंक अवेलेबल है, और अगर हम लोग कॉफ़ी कप के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी लिंक हमारा अवेलेबल है ना। तो हमने इस इमेज मैप टेक्निक की हेल्प से यहाँ पर लिंक क्रिएट किया। तो आप देख सकते हो कि दो जो शेप है हमारे पास, लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन, ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो हमने यहाँ पर एरिया शेप में क्या चूज़ किया, रेक्टेंगल, और ये हमारा एक सर्कुलर उसमें है फॉर्म में, तो हमने इसके लिए यहाँ पर सर्कल का यूज़ किया है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर देखो, जैसे 3444 जो हम लोग यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं कैसे आया है, तो एक्स और वाई एक्सिस यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो ऑनलाइन अपना फोटोशॉप चलाइए, फोटो की, और हम यहाँ से क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और यहाँ पर पेस्ट इमेज कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, पूरे बैच से सिर्फ 2 ही लोग ऑनलाइन के लिए ऑथराइज्ड हैं। सो ये लिंक जस्ट मैंने दे दिया है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में कोशिश कीजिएगा सभी लोग ऑफलाइन रहें, ठीक है। अगर ऑनलाइन क्लास लेना है तो ऑनलाइन का परमिशन लीजिए। सो इनका भी नेम ऐड करो। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम। तो अभी आप देख सकते हैं ये होता है हमारा जो होराइजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिगिनिंग जो है वो क्या है, ज़ीरो, और ये इसी तरह से आप वर्टिकल में भी यहाँ पर आप ज़ीरो देखेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक गाइड प्लेस किया, और एक गाइड हमने यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा निकल के, तो अगर आप यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिखाई देगा जैसे 31 41 एग्जाम्पल के तौर पर। तो जब मैंने इसको गेट किया था तब मेरा ये 34 44, यानी मैं थोड़ा सा और क्लोजर लिया था स्क्रीन के, तो ये उस हिसाब से मैंने एक रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह से जब आप इस पॉइंट तक कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपने गाइड को प्लेस कर लेना है क्लोजर रख के, और यहाँ पर, ठीक है। तो हम चाहते हैं इस शेप के अंदर हो, इसके बाहर ना हो। तो अब आप यहाँ से फिर से इसको ड्रॉ कीजिए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रिसीव हो जाएगी। कितना आ रहा है, 274 350। ज़रा चेक करें, यहाँ पर क्लोजर ही होगा इसके, ठीक है। तो 270 350 है ना। तो समझ में आएगा कैसे निकाल रहे हैं वैल्यू हम लोग। तो ये विड्थ हाइट नहीं है, कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के। अब आप इसी तरह से मोबाइल फ़ोन और अपना कॉफ़ी कप का भी निकाल सकते हो। तो कॉफ़ी कप में क्या होगा कि यहाँ पर हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी, एक्स और वाई प्लस सर्कल का एक रेडियस होता है, तो रेडियस का भी इसमें काम होगा। तो यानी कि पहली चीज़ ये कि जब आप यहाँ पर इसको गेट कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर एक
एलिप्स टूल रहता है, एक सर्कल अपना इस तरह से फ्री हैंड ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म आप चूज कर लेंगे। एडिट टूल काम नहीं कर रहा है, क्या बात है। पुट कीजिए यहाँ पर, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इसको लिटिल बिट एडजस्ट करेंगे शेप के ऊपर और इसका आप सेंटर मार्क कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा सेंटर है और ये हमारी वैल्यू। तो वैसे तो सिंपल है, आपको इसकी विड्थ देख लेनी, टोटल विड्थ हमारी कितनी आती है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन टूल रहेगा, इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं विड्थ कितना है 90.45। तो इसका अगर 50 कर देंगे तो रेडियस आ गया अपना, ठीक है, उसी का डबल आपका पूरा निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ ध्यान दें ऊपर, तो हमने क्या लिखा 337 300, तो मेरा थोड़ा सा कम रहा होगा तो वैल्यू कितना आ रहा है मेरे रेडियस का 44, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्कल के अंदर ये तीन चीज़ें रहेंगी, ठीक है, आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स प्लस रेडियस, ठीक है। तो हेल्पफुल होता है ये उस केस में जब आप एक इमेज के अंदर मल्टीपल लिंक असाइन करना चाहते हैं। तो जैसे कि अगेन एग्जांपल अपना ओपन करेंगे, तो ये है सिंगल एक इमेज, हम ड्रैग करके देख सकते हैं, बट एक ही इमेज के ऊपर हम लोगों ने 3 डिफरेंट लिंक असाइन किए हुए हैं। अगर मैं लैपटॉप को क्लिक करूंगा, मोबाइल को क्लिक करूंगा और कॉफ़ी कप को क्लिक करता हूँ, मैंने तीनों का डेडिकेटेड पेज भी लिंक किया हुआ है, सो दैट कि आपको समझ में आए कि 3 डिफरेंट लिंक काम कर भी रहे हैं या नहीं, है ना। तो इसकी तरह एक बार कोड पे नज़र डालिए, IMG SRC, जैसे कि हम लोग इमेज को अपना लोड कराते हैं। ELT में क्या है वर्क स्पेस, वर्क प्लेस क्यों डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्क प्लेस पर हमारे ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एक वर्क प्लेस की तरह साउंड कर रहा है। और यहाँ पर क्या है यूज़ मैप, यूज़ मैप पे आप यहाँ पर एक नोट करेंगे हैश वर्क मैप लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर आपने इस मैप को इसके साथ बाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैप में नेम इक्वल टू वर्क मैप, और इसको इसके साथ एसोसिएट करने के लिए क्या लिखेंगे हैश वर्क मैप, यानी कि एक आईडी की तरह काम कर रहा है जो हमने एंकर लिंकिंग में सीखा। प्लस हमारी इमेज की विड्थ और हाइट कितना वो यहाँ पर दोनों अवेलेबल है। अब इसके अंदर एरिया शेप हमने बनाया रेक्टेंगल 34 44 270 350, और यहाँ से इसको हमने कंप्यूटर नेम दिया, एक हमने फाइल यहाँ पर इसके साथ एसोसिएट कर दिया है। इसी तरह से दूसरा हमने बनाया मोबाइल फ़ोन के लिए, तीसरा हमने बनाया सर्कल के लिए। तो इस तरह से आप अपने लिंक्स बना सकते हैं। तो ये तो हुआ कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल कोई शेप आती है तो आप काम कर लोगे। तो फोटोशॉप में आप लोगों ने टूल पढ़ा है पॉलीगोनल लासो टूल पढ़ रखा है। अब मान लो कि मेरे पास कोई इमेज ऐसा है कि जो रैंडम है, उसका शेप कोई भी ज्योमेट्रिकल में नहीं आता है, उसको कैसे बनाया जाए। तो ये वाला पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो मैंने हर एक चीज़ को हाईलाइट किया और रेडियस वगैरह सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये देखो यहाँ पर एक वन हम लोग देख रहे हैं, हमें इसके ऊपर अपना कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनाया। तो इनपुट यहाँ पर हमारा शेप इक्वल टू क्या है नेक्स्ट पॉली। तो यानी कि रेक्टेंगल शेप होता है, सर्कल शेप होता है, पॉली यानी कि जहाँ पर आपकी शेप रैंडम हो। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। द शेप पॉली contains several coordinate points which creates a shape formed with straight line, a polygon. This can be used to create any shape like maybe a crescent shape. How can we make the crescent shape in the image below become a clickable link? तो अगर आप यहाँ पर इसको लिंक में लेके आना चाहते हो, यहाँ देख रहे हैं आप कोऑर्डिनेट्स, जितनी भी जगह पे आपको लगता है कि मेरे एक डिफरेंट लाइन बन रहा है, वहाँ पर आप उसके कोऑर्डिनेट्स गेट कर लेंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके कोऑर्डिनेट्स जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू है, एक पेयर है, तो इस तरह से आप चला जाइए क्लॉकवाइज, और ये सब आपको लाके नीचे फिर क्या करने, यहाँ पर लाके लोड करा देने एक साथ। अब हमारी शेप क्या बन जाती है कुछ इस तरह से। तो यानी कि अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल को रन करते हैं, आप थ्रू आउट इमेज में देखें कहीं पर भी कोई भी लिंक नहीं है, बट जैसे आप इस शेप के ऊपर आते हैं लिंक दिखाई दे रहे हैं, इससे बाहर निकलती देखो लिंक नहीं है। तो इस तरह से आप अपना कस्टम शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स वही आपको अगेन फोटोशॉप में जाके अपना मार्क्यू सिलेक्शन टूल से या फिर अपना माउस जब आप मूव करेंगे तो फोटो पी पर आ जाते हैं, और इस इमेज को हम यहाँ से क्या करेंगे कॉपी,
राइट क्लिक और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। अब तो जब आप अपना माउस मूव करते हो तो आप देखते हो यहाँ पर ऊपर एक लाइन दिखाई दे रहा है मूव होते हुए। इसी तरह से आप यहाँ नोटिस करें, यहाँ भी एक लाइन दिखाई दे रहा होगा आपको मूव होते हुए। जहाँ भी आप पॉइंटर रखेंगे अपना, ठीक है, तो इसको वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर पॉइंटर रखता हूँ तो एक्स और वाई में कुछ वैल्यू आ रहा है 187 135 मेरा कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पर निकालना है 203 158, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 202 190। माउस रखते जाइए, वैल्यू नोट करते जाइए, फिर एक साथ ला के शेप के अंदर कॉल करा देना आपको, तो आपकी ये चीज़ें बन के रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो माउस की मूवमेंट को यहाँ पर इन्फो पैनल बहुत इजीली दिखा देता है आपको। तो इस तरह से भी अपना काम करा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑल एजेस ऑफ द इक्वेशन। तो आप यहाँ से पॉइंटर रखते जाइए, फोटोशॉप में वैल्यू निकालते जाइए। द कोऑर्डिनेट्स कम इन पेयर्स, 1 फॉर एक्स एक्सिस एंड 1 फॉर वाई एक्सिस। तो ये आपका पूरा ये यहाँ पर कॉल होगा जहाँ से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको कोई लिंक असाइन करना चाहते हैं, अपना लिंक लगाइए। दिस इज द एरिया दैट बिकम क्लिकेबल एंड विल सेंड द यूजर टू द पेज, जिस पेज पर आप उसको लेके जाना चाहते हो। सो इमेज मैप एंड जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अगर हम लोग चाहें तो इस तरह का जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी वगैरह लगा सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बनाया है, एड अ क्लिक इवेंट टू द कोड एलिमेंट टू एग्जीक्यूट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑन क्लिक हमने यहाँ पर क्या किया है, स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया है। एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया है, फंक्शन का नेम है माई फंक्शन। फंक्शन इज अ प्री डिफाइन बट माई फंक्शन इज यूजर डिफाइन नेम, हम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद में हमने क्या लिखा है कि अगर यूजर क्लिक करता है तो एक मैसेज पॉप होगा स्क्रीन पर, यू क्लिक दी कॉफी कप। ठीक है, तो एग्जाम्पल को जरा ओपन करिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है, बट लिंक हमारा कॉफ़ी कप के ऊपर अवेलेबल है। तो इस बार कॉफ़ी का पेज ओपन ना होके यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि आपने क्या एरिया क्लिक किया है, इसके ऊपर पॉपअप आया। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है अलर्ट। अलर्ट फंक्शनैलिटी क्या करता है कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज थ्रो करता है, ठीक है, कि कुछ इवेंट आपका वहाँ पर क्लिक हुआ है। तो ये बहुत एडवांस टेक्निक है, अगर आपको कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तब आप इसका यूज़ करते हैं। अदरवाइज तो सिंपल अपना IMG SRC को हम लोग ए टैग के अंदर डालते हैं और लिंकिंग वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। पूछिए। हाँ, ये बाहर से होगा कंट्रोल इसका। कौन सी, ये येलो लाइट बंद करना है, ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैकग्राउंड इमेजेस। सो बैकग्राउंड इमेज हम लोग ऐड करना सीख चुके हैं, बॉडी के अंदर हम लोगों ने ट्राई किया था बैकग्राउंड इमेज। सो यहाँ पर हम लोग स्टाइल के थ्रू सीखेंगे कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड में इमेज वगैरह कॉल कर सकते हैं। अ बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ऑलमोस्ट एनी HTML एलिमेंट। Background image on a HTML element. To add a background image on an HTML element, use the HTML style attribute and the CSS background image. ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अब देखो, जब मैंने आपको HTML से बैकग्राउंड इमेज डालना सिखाया था तो हम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज़ किया था बैकग्राउंड इक्वल टू, याद है स्टार्टिंग की क्लासेस में। बट अगर आप CSS की हेल्प से डालना चाहते हैं तो आपको लिखना है स्टाइल। ठीक है तो ये एट्रीब्यूट ही, बट ये बिलोंग करता है इनलाइन CSS को। यहाँ पर आपको प्रॉपर अपना लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड हाइफन इमेज। ठीक है, या आप इसको डैश बोलिए, बट हाइफन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड हाइफन इमेज, यहाँ आपको बताना होगा URL। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ URL। अगेन आपको अंदर जाना है, यहाँ पर सिंगल कोट में आपको ये लिखना होगा। अब डबल कोट क्यों नहीं लिखें, क्योंकि डबल कोट में ऑलरेडी मेरा ये मैसेज कंटेन है, तो डबल कोट में डबल कोट यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ लिखेंगे सिंगल कोट, फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी का नेम, अपनी इमेज का नेम और उसका फाइल टाइप। क्लियर है। अब ये देखो कि हमने यहाँ पर इमेज किस में डाल रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर। अब आप यहाँ से रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते, देखो डबल के अंदर सिंगल, सिंगल के अंदर फिर से डबल आता है अगर रिक्वायरमेंट आती है तो। नहीं तो अगर आप डबल कोट में डबल कोट डालोगे तो आपका कोड क्रैश कर जाएगा, काम नहीं करेगा। या तो पहले बाहर सिंगल कर लो, अंदर डबल चला लो, या बाहर डबल कर लो, अंदर सिंगल कर लो। ठीक है, एक हाँ
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बैकग्राउंड में इमेज किस तरह से कॉल हो रहा है। तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, कोड को यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पर जितना भी पैराग्राफ लिखा है वो बी आर लगा के लिखा है। बी आर क्यों ऐड किया है? तो क्योंकि आपको इमेज विजिबल हो इसके अंदर, नहीं तो क्या होगा, वो एक ही लाइन में पूरा पैराग्राफ आएगा तो इमेज आपको समझ नहीं आएगी उसके अंदर, क्योंकि वो ग्रे एरिया दिखता है फिर आपको। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज इन द स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो हमने क्या लिखा है पर पी एलिमेंट और बैकग्राउंड इमेज हमने इस तरह से मेंशन किया है, बिल्कुल जैसे कि इनलाइन में हम लोग करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कि यहाँ से अगर आपने पैराग्राफ में इमेज को सेट किया है, 10 पैराग्राफ है, 10 पैराग्राफ में इमेज आपको डिस्प्ले होगा। क्लाइंट कहता है चेंज करो, आप बहुत ईजिली एक जगह चेंज करेंगे, सभी में चेंजेस होंगे। बट अगर हम लोग इनलाइन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 10 बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए और यहाँ से आप देखेंगे कंट्रोल यू, तो हमारा रेफरेंस कहाँ लिखा हुआ है? टॉप में। तो यानी कि टाइटल के अलावा अब हमें ये पता है कि स्टाइल भी हम लोग हेड सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। तो मैं इस फाइल को यहाँ से करता हूँ कॉपी, ओपन करेंगे नोटपैड और यहाँ से हम अपनी इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए बेनिफिट क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, हमने यहाँ पर इसको किया कंट्रोल एस सेव। ब्राउज़र में आते हैं, क्या दिखाई देता है? सभी पैराग्राफ में इमेज। अब सीधी सी बात है कि अगर सभी में इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है तो अगर हम इमेज एक में भी चेंज करते हैं सभी में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। बट सेम आउटपुट हम लोग इनलाइन से भी अचीव कर रहे हैं। बट इनलाइन के केस में आपको हर पैराग्राफ में जाके इमेज को चेंज करके आना होगा, और इसमें हम लोग वन गो में यहीं पर चेंज कर लेंगे। तो चलो यहाँ से कोई डिफरेंट इमेज लेते हैं रेफरेंस के लिए। लेट्स से दिस कार इमेज, IMG कार। इसका फाइल टाइप चेक करेंगे क्या है। इसका फाइल टाइप है .jpg। तो ऊपर आइए, इस लाइन को करते हैं कॉपी और इसको हम लोग कमेंट बना देते हैं। अब ये लाइन रेंडर नहीं होगी आउटपुट में, है ना। और IMG कार को हम लोग यहाँ रखेंगे और ब्राउज़र में इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे। चेंज हो गया सब में। अब कार की पूरी इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, क्यों? क्योंकि भी हमारे पैराग्राफ की हाइट कम है और इमेज की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से। तो कोई और डिफरेंट इमेज ट्राई करके देखो, जैसे कि हम ये ले लेते हैं कॉफ़ी हाउस, इसको ट्राई करिए और रीलोड कीजिए। समझ आ रहा है? तो ये होता है इसका बेनिफिट जो हम लोग इंटरनल का इस्तेमाल करते हैं। वापस से इस एग्जांपल को पहले जैसा बनाइए। क्लोज। नेक्स्ट, बैकग्राउंड इमेज ऑन अ पेज। अब आपके पूरे HTML पेज में एक ही बॉडी टैग होता है, मल्टीपल बॉडी टैग नहीं हो सकते, है ना। तो अब आप ये वाला काम चाहो तो इनलाइन या फिर इंटरनल दोनों से कर सकते हो, क्योंकि चेंज तो एक ही बार करना है। चाहो तो इनलाइन से कर दीजिए या फिर इंटरनल से। सो इफ यू वांट द एंटायर पेज टू हैव अ बैकग्राउंड इमेज, यू मस्ट स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज ऑन द बॉडी एलिमेंट। तो बॉडी को यहाँ टारगेट कीजिए या फिर नीचे बॉडी टैग के अंदर स्टाइल इक्वल टू लिख के आप सेम कीवर्ड ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए अब बॉडी के अंदर हमारा इमेज कॉल हो रहा है। तो पैराग्राफ और बॉडी में क्या डिफरेंस है? पैराग्राफ में सिर्फ हेड तक का पार्ट दिखाई दे रहा था, है ना, जहाँ तक कैप लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ की हाइट ही इतनी थी। अब पेज हमारे बॉडी की यानी कि हाइट जो होती है वो स्क्रीन की हाइट को बिलोंग करती है। जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतनी बड़ी आपकी बॉडी की हाइट होगी ऑटोमेटिकली। तो क्या हुआ कि ये इमेज का जो ओरिजिनल साइज़ है वो इतना ही है, जितना भी रिमेनिंग बचा। तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने कमांड दिया कि बैकग्राउंड इमेज फिल होगा तो वो वहाँ पर कलर को रिप्लेस करके इमेज को रिपीट करेगा। बट विद द हेल्प ऑफ CSS हम इस रिपीटेशन को भी अब कंट्रोल कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक, बैकग्राउंड रिपीट। सो क्या लिखा है टर्म? इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द एलिमेंट, द इमेज विल रिपीट इटसेल्फ हॉरिजॉन्टली एंड vertically until it reaches the end of the element। तो एलिमेंट की बिगिनिंग होती है यहाँ पर और एंड होता है राइट बॉटम में। ठीक है, तो इमेज का साइज छोटा है तो इसलिए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो हमने इमेज को और छोटा कर दिया, अब की बार रिपीटेशन के काउंट बढ़ गए हमारे। और
अगर आप चाहते हो कि रिपीट ना हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू अवॉइड द बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम रिपीटिंग इट सेल्फ सेट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टू नो रिपीट। अब क्या होगा, आपका इमेज सिंगल टाइम ही चलेगा, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम चाहते हैं बैकग्राउंड को कवर करना। इफ यू वांट द बैकग्राउंड इमेज टू कवर द एंटायर एलिमेंट यू कैन सेट द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी टू कवर। Also to make sure the entire element is always covered, set the background attachment property to fix. This way the background image will cover the entire element with no stretching. The image will keep its original proportion. तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एडिशनल चेंजेस कर लेते हैं, जैसे ये हमारी मेन इमेज हो गया, हमने रिपीटेशन को यहाँ पर बंद किया है ना, बैकग्राउंड अटैचमेंट को हमने क्या बोला, फिक्स, और बैकग्राउंड साइज को हमने क्या रखा है, कवर। अब जब आप अपनी फाइल ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज स्केल अप हुई है। देखो पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, क्योंकि स्क्रीन बड़ी है और ग्राफिक छोटा था आपका, बट इमेज आपकी अपने प्रोपोर्शन को लूज नहीं कर रही है ना। अगर हम स्क्रीन को छोटा करते हैं तो आप यहाँ देखिए प्रॉपर काम हो रहा है। कवर का मतलब कि आपकी स्क्रीन कितनी भी हो वो इमेज उसको कवर करके रखेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन। ठीक है, ये होता है बेनिफिट इस तरह से। नेक्स्ट, बैकग्राउंड को अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच की बात यहाँ पर हो रही है नीचे। हाँ, विदाउट स्ट्रेच हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका पोजीशन आता है कि मुझे लेफ्ट और टॉप का एरिया दिखाना है, राइट बॉटम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, हाँ, तो नंबर्स नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे लेट्स से ये आपके पास एरिया है, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई मान लो मेरे पास एक इमेज है जो कि बहुत बड़े साइज़ का है और मुझे उसकी बिगिनिंग जो है वो लेफ़्ट और टॉप से करनी, तो आप लिख सकते हैं अलाइनमेंट के अंदर लेफ़्ट टॉप या फिर सेंटर सेंटर या सेंटर राइट या सेंटर बॉटम, इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, पॉसिबल है। आगे जाके सारी चीज़ें आप देखोगे जब CSS स्टार्ट होगा। वैसे हमने काफ़ी कोशिश की इस एग्जाम्पल में ही कवर करने का। तो देखो कवर वाला आपने एग्जाम्पल देखा, इसमें कोई भी स्ट्रेचिंग हमारी नहीं हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्ट्रेचिंग के साथ, if you want the background image to stretch to fit the entire element you can set the background size property to 100%। अब ये क्या होगा, फोर्सफुली उसको खींच के 100% पर लेके आएगा। तो try resizing the browser window and you will see that the image will stretch but always cover the entire element। यानी कि 100 रखा हमने तो विड्थ भी 100 रहेगी हमेशा, हाइट भी 100 होगी, लेकिन अब आपकी इमेज जो होगी वो स्ट्रेच होगी। जैसे यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शन बढ़िया से मेंटेन था ना, वो नहीं होगा। देखो मैं इसको अगर इमेज को खींचता हूँ तो देखो यहाँ पर स्ट्रेचिंग वाली प्रॉब्लम हमें नहीं मिल रही है देखने के लिए, बट अब आपको दिखाई देगी क्योंकि हमने कवर की जगह पर क्या यूज़ किया, 100%। ट्राई करें इस एग्जाम्पल को, क्या दिखता है, खराब दिखाई दे रही ना इमेज। अब स्क्रीन को अगर आप छोटा करो तो प्रोपोर्शन ये गेन करेगा, लेकिन ज़्यादा स्केल डाउन करोगे तो देखो ख़राब होने लग गया ना। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप कभी नहीं चाहोगे आपकी वेबसाइट में होगी, है ना। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये वाला जो हमने ऊपर देखा। तो डूज एंड डोंट्स दोनों चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है हमने। तो पॉइंट ये आता है कि रिपीट दिया क्यों जाता है फिर, ठीक है, जो हमने इससे पहले देखा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर क्या है, अगर आपका जो ग्राफिक है वो स्क्रीन से अगर स्मॉल साइज़ का है तो रिपीट होगा। तो देखो जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड में हम लोग कोई फोटोग्राफी कॉल करेंगे, हमेशा हो सकता है कभी कोई पैटर्न डालना हो, और पैटर्न आप देखते हो जब भी पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है तो पैटर्न का हमें रिपीटेशन का भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो इतने अच्छे से जेल हो जाता है कि आपको जॉइंट का भी पता नहीं लगेगा उसमें। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग एक पैटर्न क्रिएट करके ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगेन फोटो पी रन कीजिए। फोटोशॉप में आपको पता है पैटर्न बनाने का ऑप्शन आता है, एडिट के अंदर जाकर डिफाइन पैटर्न। तो चलिए एक छोटा सा पैटर्न ट्राई करेंगे, कंट्रोल यहाँ से बनाइए न्यू प्रोजेक्ट। पैटर्न कभी बहुत बड़े साइज़ का नहीं होता है, तो ट्राई कीजिए छोटे साइज़ का पैटर्न बनाने का। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 20x20 का हम लोग एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट, एक न्यू लेयर बनाते हैं, यहाँ से मार्क्यू सिलेक्शन टूल, एलिप्स लेंगे, यहाँ से हम इसको फ्री साइज़ की जगह पर बोलेंगे फिक्स साइज़, और 10 पिक्सल बाई 10 पिक्सल का हम यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे।
ये हमारा शेप है और इसके अंदर आपको ये कलर फिल कर लीजिए, वाइट कलर, ऑल्ट बैक स्पेस, नीचे वाली लेयर पर आइए और यहाँ पर ओके, और यहाँ पर कलर फिल कर लीजिए। लेयर की ओपेसिटी कम हो रखी है, इसको बढ़ाइए। अब ठीक है। तो एडिट में आइए, यहाँ पर हम देखते हैं डिफाइन न्यू पैटर्न। तो ये आपका पैटर्न बन गया। तो HTML पे तो मैं आपको फिल करके दिखाई दूंगा, पहले आप फोटोशॉप में समझिए इस चीज़ को। हम यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर जाके आप इसको एक साइज़ ऑफर कर दो, लाइक इंस्टाग्राम वाला साइज़। और एडिट में एक ऑप्शन आपको मिलता है फिल। फिल के अंदर जो भी मेरा अभी डिफ़ॉल्ट पैटर्न है, अगर आप उसको जाके रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो दिखाई दे रहा है हमारा पैटर्न। अब ज़रा फिल करके देखिए इसको और इसको 100% पर लेकर आइए। तो क्या कोई आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है इसमें? एकदम बढ़िया से ब्लेंड हो रहे हैं। अब अगर मैं इस ग्राफिक को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, फाइल मेन्यू, एक्सपोर्ट, यहाँ से हम लोग चूज़ करते हैं PNG। वैसे ट्रांसपेरेंट नहीं तो आप JPG बना लो इसको। ये हमारा ग्राफिक आ गया। इस ग्राफिक को हम यहाँ पर लाके अपने फोल्डर में स्टोर कर लेते हैं आज की डेट में। ये आ गया, इसको आप नेम दे दो पैटर्न। यहाँ ये इसको बंद कीजिए, लीव दिस पैटर्न, इसको भी क्लोज कीजिए, जूम आउट करेंगे यहाँ पर। तो हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आप देखो फोटोग्राफ है तो हमें एजेस पता चल रहे हैं। तो इसी का हम लोग कॉपी करेंगे एग्जांपल, ओपन करेंगे नोटपैड, प्रेस करेंगे Ctrl+O, फाइल का URL यहाँ पर करेंगे पेस्ट, इस लाइन को कीजिएगा कॉपी और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे पैटर्न .jpg। तो क्या हमें कोई जॉइन यहाँ पर पता चल रहा है? तो डिफ़ॉल्ट ये जो रिपीट दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका बाय डिफ़ॉल्ट कभी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो बहुत बढ़िया से फुलफिल हो जाए। ठीक है, फोटोग्राफिकल कंटेंट के लिए ये कभी भी आपको नहीं दिया जाता। इसी वजह से फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल दिए जाते हैं कि मान लो कि आपने कोई फोटोग्राफ कॉल अगर कर भी लिया है, बैकग्राउंड रिपीट और EPEAT रिपीट, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है रिपीट। हम इसको लिखते हैं नो रिपीट। नो रिपीट लिखने से क्या होगा, ये सिंगल टाइम ही प्रोड्यूस होगा, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा, है ना। अब जो तुम्हारा एक वो था पॉइंट की भी अलाइन कैसे करें बैकग्राउंड के अंदर, तो यहाँ पर आता है बैकग्राउंड पोजीशन। हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो आपने यहाँ पर कीवर्ड लिखा सेंटर और आप यहाँ से इसको सेव करके रीलोड करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर सेंटर में इस तरह से। अब यहाँ पर आप लिखते हैं इसको राइट, कहाँ आ गया अभी? राइट में, समझ में आ रहा है? इसी तरह से आप यहाँ लिखते हैं बॉटम, ठीक है, तो ये बॉटम में और सेंटर में आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। आप चाहते हो सेंटर बॉटम हो या लेफ्ट बॉटम हो तो यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट एंड बॉटम, तो लेफ्ट बॉटम में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी वैल्यूज़ के अंदर पास कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे भाई ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा नीचे, तो बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट, तो जितना एरिया है उतने में ही वो मूव करेगा आपका। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ एक प्रॉपर्टी ट्राई करना पड़ेगा, फिर आप इसको हाइट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब रिपीट के अंदर भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, जैसे हो सकता है कि आपको कभी रिक्वायरमेंट आए रिपीट का लेकिन हॉरिजॉन्टल, तो क्या लिखेंगे रिपीट -x, तो क्या हुआ हॉरिजॉन्टल x एक्सिस में। वर्टिकल की रिक्वायरमेंट आती है तो y लिखिएगा तो सिर्फ वर्टिकल रिपीट होगा, दिखाई दे रहा है, वर्टिकली रिपीटेशन हमारा वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो।
क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर पोजीशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जैसे से आप कॉम्बिनेशन चलाते हो उसके हिसाब से चीज़ आपकी वर्क करती है। लेकिन इसको और डिटेल में जब हम लोग CSS प्रॉपर पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी जस्ट अभी ये रिपीट हो गया तो हमारा पेज का साइज तो इंक्रीज हो गया होगा ना, आपको पोजीशन वगैरह वो कर सकते हैं। जैसे लगाओगे फिर से आपका चला जाएगा, फिर आपको पोजीशन लिख के बताना पड़ेगा फोर्सफुली। CSS ऐसे काम नहीं करता है, वो सीखोगे जब प्रॉपर तरीके से आएगी चीज़ें। नहीं, इस बिल्कुल सही बात है, डाउट क्लियर करना चाहिए। घर जाके फिर अकेले नहीं अटकोगे नहीं। इस URL को ओपन कर लेते हैं वापस से, इसको ओरिजिनल मोड में डाल देते हैं जैसा ये था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल कंप्लीट होता है यहाँ पर बैकग्राउंड इमेजेस का। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है पिक्चर एलिमेंट। ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है पिक्चर एलिमेंट। और इसका काम क्या होता है कि अलग अलग डिवाइस पर अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट रेंडर हो तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास एक लैपटॉप स्क्रीन है, एक टैबलेट स्क्रीन है और एक मोबाइल स्क्रीन है। सो द HTML पिक्चर एलिमेंट अलाउ यू टू डिस्प्ले डिफरेंट पिक्चर्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस। तो यहाँ पर आपको मीडिया क्वेरी का थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा। चलो पहले ज़रा इसका थ्योरी समझिए। The HTML picture element gives web developers more flexibility in specifying image sources or resources. The picture element contain one or more source element, each referring to different image through the src set attribute. तो यहाँ पर आप देखेंगे img src की जगह पर क्या है, src set means source set. This way the browser can choose the image that best fit the current view or device. Each source element has a media attribute that defines when the image is the most suitable. So एक हमने ओरिजिनल इमेज रखा हुआ है, फिर हमने क्या लिखा, सोर्स मीडिया की अगर मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल है स्क्रीन का तो फूड वाला इमेज रेंडर हो, और अगर मिनिमम विड्थ 465 है तो कार वाला इमेज यहाँ पर रेंडर होना चाहिए। अब मैं आपको पहले इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप फ्लिपकार्ट सभी लोग चलाते हो, है ना। फ्लिपकार्ट में आप नोटिस कीजिएगा कि जब मैं इस इमेज को इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करना सिखा चुके हैं आपको। तो अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कौन सा टैग इस्तेमाल हो रहा है, पिक्चर टैग, जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। पिक्चर टैग के अंदर जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर सेम वही चीज़ें दिखाई देंगी जो मेरे वाले प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे SRC सेट भी है, दिख रहा है ना। तो अलग अलग साइजेस के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है, जैसे मिनिमम विड्थ अगर 1192 है तब क्या होगा, 768 है तब क्या होगा। तो उन्होंने अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग बैनर की इमेज को रेंडर कराया हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्क्रीन 4K है, अब 4K होगा तो बैनर बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने 4K के लिए 4K के हिसाब से बैनर सेट किया होगा। तो चलो यहाँ आते हैं, इसमें आप नोटिस करेंगे कहीं पर आपको एक काफ़ी बड़ा इमेज मिलने वाला है, 1600 पिक्सल्स। चलिए, तो फर्स्ट इमेज इनका निकालते हैं यहाँ से। रिस्पॉन्सिव को ऑफ कर दीजिए और यहाँ से राइट क्लिक, क्या बोलते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास इमेज यहाँ पर अवेलेबल होता है, पॉइंटर लेके जाइए, कितना आ रहा है, 1600 पिक्सल का इमेज हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब आप देखना मैं दूसरा इमेज जो निकालूंगा वो जस्ट इसका डबल आएगा 4K के लिए, ये हो गया फुल HD के लिए। तो पिक्सलेशन दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा ऊपर, इन्होंने क्वालिटी को यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। अगर मैं क्वालिटी कीवर्ड को रिमूव कर देता हूँ तो आप देखना इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव होगी क्वालिटी, पिक्सलेशन चला गया।
चलो दूसरा इमेज निकालते हैं इनका जो 4K में अवेलेबल हो। इंस्पेक्ट पर जाते हैं, पिक्चर सेट ओपन कीजिए, सिक्सटी 1192। कुछ छूट गया हमसे। डाला ही नहीं है, क्या बात है। कोई दूसरा इमेज ट्राई करो, इंस्पेक्ट, क्या साइज आता है ज़रा चेक करना। 1600 का डबल कितना होता है, 3200। 4K की इमेज मिल गई हमें इसके अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो इन्होंने अलग अलग स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, हो सकता है कि उनका फ्लिपकार्ट का कोई ऐसा विजिटर हो जो 4K मॉनिटर यूज़ कर रहा हो, या फिर आज के डेट में जो काफ़ी अच्छे स्मार्ट टीवी हैं जो अच्छी रेंज में आते हैं, तो उसके अंदर वेब ब्राउज़र का फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है ना। स्मार्ट टीवी में कैमराज भी अवेलेबल हैं। तो मान लो कि कोई विजिटर है जो 4K टीवी, जैसे ये 4K है बट इसमें ब्राउज़र नहीं है, तो क्या होता है कि अगर कोई विजिटर 4K पर अगर उनकी वेबसाइट को विजिट करे तो प्रोडक्ट बहुत छोटे छोटे ना दिखाई दे, क्योंकि टीवी को एक आप डिस्टेंस से रन करते हो, तो डिस्टेंस से कंटेंट अच्छे से विजिबल होना चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने क्या करा, टैबलेट के लिए अलग इमेज लगाया है, डेस्कटॉप के लिए अलग है, 4K स्क्रीन के लिए अलग है, मोबाइल फ़ोन के लिए अलग है। अब जैसे हमें ये पता है कि अगर हम लोग इस साइज़ को अगर मोबाइल मोड में लेके आते हैं, ठीक है, तो फिलहाल तो ये एक इमेज फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। आप इसको ऐसे देखें, यहाँ पर मान लो कि ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, तो क्या आप मैटर पढ़ पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। क्लियरिटी बिल्कुल ख़त्म है। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, मोबाइल मोड के लिए उन्होंने बैनर ही अलग डिज़ाइन कर दिया। अब देखो हम लोग मोबाइल मोड जेन्युइन वाला एक्टिवेट करते हैं, अब देखो ना बैनर की हाइट ज़्यादा होगी, विड्थ आपको डिफरेंट दिखाई देगी। दिखाई दे रहा है कुछ, नोटिस कीजिए यहाँ पर। ये देखो, अब मैं इस इमेज को ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ, तो दिखाई दे रहा है। और यही सेम इमेज हम लोग यहाँ देखते हैं लैपटॉप मोड में, तो ये देखो, ये है इनका जो मोबाइल विजिटर है वो ये एक्सपीरियंस करेगा, और जो डेस्कटॉप या लैपटॉप विजिटर है वो ये एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, बनाए ही डिफरेंट है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, पिक्चर टैग की हेल्प से। अगर हम लोग एक ही ग्राफिक को मैनिपुलेट करेंगे हर एक स्क्रीन साइज़ के ऊपर, तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव साइज़ होगा वहाँ पर तो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्प्ले के यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट नहीं चाहता कि उसका विजिटर कॉम्प्रोमाइज़ करे, उसको वैसे एक्सपीरियंस मिले जैसा एक लैपटॉप यूज़र ले रहा है। तो उन्होंने सभी का ध्यान रखते हुए अलग अलग साइज़ के ग्राफिक्स प्रोड्यूस किए। तो आप सोचिए कि फ्लिपकार्ट के पास कितना काम है कि एक बैनर अगर आया ऑफ़र का, तो वो लैपटॉप के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग, 4K के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग बन रहा है एक ही चीज़। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरिटी बिल्कुल ख़त्म है। हम क्वालिटी को यहाँ से चेंज कर देते हैं, आप 100 मैनुअली लिख दीजिए या फिर इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखो क्लियरिटी इंप्रूव हो जाएगी इसमें। अच्छा, इसमें इनका है ही ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने बनाया नहीं इसको। नहीं, हमने भी जूम नहीं किया, नेटिव पे रखा हुआ है। क्या होता है ना कि इनके एक दिन में 10 बार बैनर बदलते, तो कई बार इतना क्वालिटी पर ध्यान जाता भी नहीं है। तो बट हमारा जो इस एग्जांपल को दिखाने का पर्पस था वो क्या था, पिक्चर एलिमेंट का बेनिफिट आपको समझ में आया कि क्या यूज़ है, क्या कहीं इस्तेमाल होता भी है या नहीं। क्लियर हो गया। तो बड़ी बड़ी दिग्गज साइट जो है इसको इस्तेमाल करें। अब हम लोग आते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर।
तो यहाँ पर हमने एक ग्राफिक को अलग अलग लेवल पर स्केल डाउन नहीं किया है, मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए डिफरेंट स्क्रीन पर डिफरेंट ग्राफिक को रेंडर किया है। तो चलिए यहाँ से ट्राई करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इमेज कौन सा आ रहा है, फूड वाला इमेज है ना। अब यहाँ से जैसे हम लोग मोबाइल मोड में आते हैं तो ग्राफिक कौन सा हो गया, कार वाला, ठीक है। और जैसे हम लोग स्क्रीन साइज चेंज करें डिफरेंट है, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या लिखा जाएगा चेक करें, मिनिमम विड्थ IMG गन, एक कार वाली इमेज हमारी और आनी चाहिए ज़रा, हाँ वो भी आएगी। अभी F12 प्रेस करो, यहाँ से मोड हम लोग चेंज करेंगे अपनी फाइल का, इधर आइए F12 मोबाइल मोड, ठीक है। यहाँ से हम आते टैबलेट मोड, और इन बिटवीन कहीं पर हमारा एक और ग्राफिक आना चाहिए, नहीं एक और है कार वाली इमेज है, ये आ गया ना, देखो कार वाली इमेज। तो बेसिकली क्या है कि मेरे जो ब्रेक डाउन डले हुए ना, मेरे जो ब्रेक डाउन यहाँ पर अवेलेबल है वो अलग अलग साइजेस के, यानी कि इसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको मैनुअली इसको चलाना पड़ेगा। यानी कि देखो फूड इमेज स्केल डाउन करते जाइए, कार की इमेज और नीचे जाइए, गर्ल, तीनों इमेज आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जैसे हमने उस टाइम पर रेफरेंस के लिए डाल दिया था, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो एग्जैक्ट ब्रेक पॉइंट है वही डालना होता है। ब्रेक पॉइंट कैसे पता चलता है, F12 प्रेस करने पर आप यहाँ जब माउस लेकर आएंगे तो स्मॉलेस्ट जो मोबाइल फ़ोन है उसका डायमेंशन होता है 320 विड्थ, उससे थोड़ा सा बड़ा जो मोबाइल होता है मीडियम उसका होता है 375, फिर उससे थोड़ा सा और जो बेटर होगा 425। ये होगी हमारी तीन मोबाइल की रेंज होगी, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम 425, तो यानी कि तीनों मोबाइल इसमें हमारे कवर हो गए। इसके बाद वाला जो होता है हमारा वो होता है टैबलेट, यानी कि टैबलेट की विड्थ होती है 768 पिक्सल्स, लिखा रहा है ऊपर, तो 768 की रेंज आएगी टैबलेट के लिए। उसके बाद फिर आपका लैपटॉप, फिर आपका लैपटॉप का लार्जर साइज, फिर आपका आता है 4K डिस्प्ले। रेंज लग जाती है ना मिनिमम और मैक्सिमम, कि भाई इस रेंज से इस रेंज के बीच में यही चीज़ हमारी परफॉर्म करेगी, ठीक है। अगर आपने सिर्फ ये लगा दिया कि 768 पर ये होगा, अब टैबलेट मान लो एप्पल का अलग आता है, सैमसंग का अपना अलग होता है, वन प्लस का अपना अलग आता है, तो फिर आपका डिज़ाइन क्या होगा कि हो सकता है टैबलेट पर डेस्कटॉप वाला रेंडर हो जाए, बट हम क्या करेंगे 768 से लेके 1000 पिक्सल की एक रेंज बना लेंगे कि इस रेंज के बीच में अगर कोई साइज़ आता है तो वो टैबलेट में ही कंसिडर किया जाए। तो एडवांस सीरीज में आओगे समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करना है, ऑलवेज स्पेसिफाई एन IMG एलिमेंट, ठीक है, यानी कि टैग की हम लोग बात कर रहे हैं, एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द पिक्चर एलिमेंट, यानी कि पिक्चर टैग के अंदर जो लास्ट होगा वो आपका इमेज एलिमेंट होगा। द IMG एलिमेंट इज यूज्ड बाय ब्राउज़र that do not support the picture element or if none of the sources tag match। हो सकता है इन दोनों साइज में से कोई भी साइज मैच ना हो, तो अब आपकी क्या चल जाए, IMG टैग वाली जो है वो ग्राफिक वहाँ पर वर्क करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इमेज दिखे ही ना वहाँ पर। बट जैसे कि अब हम लोग काफ़ी मॉडर्न उसमें सीख रहे हैं, तो ब्राउज़र का तो प्रॉब्लम आपकी जनरेशन को फेस नहीं करना है, ठीक है। वो हमारे टाइम में ज़्यादा दिक्कतें आती थी कि जब इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पे काम चलता था तो ये इसमें चलेगा वो उसमें नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज़ दी पिक्चर एलिमेंट, कब करना है। एक तो आपको समझ में आ गया रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, दूसरा देयर आर टू मेन पर्पजेज फॉर द पिक्चर एलिमेंट। फर्स्ट क्या है, बैंडविड्थ। जब आप इंटरनेट पर काम करते हो तो बैंडविड्थ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और बैंडविड्थ क्या कहते हैं कि जैसे आप इंटरनेट से जब डाउनलोड करते हो ना तब आप बैंडविड्थ को डैमेज करते हो, इसी वजह से नेट की स्पीड को बढ़ा के ये चीज़ कर देगी आज की डेट में कि आपको डाउनलोड ना करना पड़े। आपको अगर मूवी देखना है नेटफ्लिक्स पे जाओ, हॉटस्टार पे जाओ, प्राइम पर जाओ, लाइव देख लो। लाइव में उतना खर्च नहीं होता जितना आप डाउनलोड करके नुकसान पहुंचाते हैं इंटरनेट को। इंटरनेट को जितना डाउनलोड किया जाएगा उतना लॉस है। तो पहला, इफ़ यू हैव अ स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लोड अ लार्ज इमेज फाइल। भाई मोबाइल पे तो देखना है, तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। आप आज के दिन जब फ़ोन लेने जाते हो तो आप क्या देखते हो कितने मेगापिक्सल्स है,
है ना। अब इसको ज़रा क्लियर करते हैं कि मेगापिक्सल्स का रोल क्या होता है, कोई बताएगा? जितने नहीं वो बताने दो उनको, हाँ जितने पिक्सल पे डिपेंड करता है क्वालिटी। ओके ठीक है। मेगापिक्सल का एक्चुअल रोल पता है वैसे होता है क्या? मेगापिक्सल का रोल ये होता है कि कितने टाइम आपको इमेज को लार्ज करना है, ना कि क्वालिटी। भाई देखो एक टाइम था कि भाई फ़ोन में बीजीए कैमरा आते थे, बीजीए, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाइड सॉरी वीडियोग्राफी कह रहे हैं, जिससे फुल फॉर्म ऑफ बीजीए। अब उसके बाद में एक और आया कैमरा WVGA, वाइड वीडियोग्राफी कह रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मेगापिक्सल्स का काम होता है इमेज को एम्पलीफाई करना, यानी कितना आप लार्ज करना चाह रहे हो। अब आप सोचो कि ये सेलफोन है, ठीक है, अगर हम लोग इसका नेटिव डायमेंशन देखते हैं तो ये 1366 768 भी नहीं है, बट इसकी डेंसिटी है डिस्प्ले की, भी फुल HD सपोर्ट करता है, फुल HD से ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब मान लो आपने फ़ोन में 100 मेगापिक्सल का लिया हुआ है, आपने फ़ोटो कैप्चर किया, जब आप उसको किसी को भेजोगे तो क्या वो 100 मेगापिक्सल में जाएगा? व्हाट्सएप पे जैसे डालते हो क्वालिटी हो जाता है। अब उन्होंने कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना HD फीचर डाल दिया, या फिर डॉक्यूमेंट बना के आप डालते हो, तो पहली चीज़ कि आप कितना भी हैवी कैमरा ले लो उसका कभी आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि भाई आप अपनी स्टोरेज बहुत जल्दी फुल कर लोगे, है ना। तो कैमरा के अंदर सेटिंग में हमें कंट्रोल दिया जाता है कि भाई वीडियो बनाओ तो कितने FPS की रिक्वायरमेंट है, किस फॉर्मेट में आपको बनानी है, ठीक है। अननेसेसरी आप 4K शूट करते हो, फ़ोन 4K है नहीं, तो क्या फ़ायदा उसका। हाँ कोई प्रोजेक्ट है तो अब आप डेफिनेटली यूज़ करो, अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए हम बना ही नहीं है तो 4K बना के अपना फ़ोन ही तो भर रहे हो, इसका क्या करोगे? एक बार देखोगे, 2 बार देखो, अपना वीडियो इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग तो होगा नहीं कि भी बार बार देखोगे। तो यादें अगर रखनी तो उसको हम लोग लो क्वालिटी पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब कि सेलफोन के अंदर अगर हम लोग सोशल मीडिया के लिए अगर डाल रहे हैं तो 1 मेगापिक्सल इज़ मोर देन इनफ, और हम लेके आ रहे हैं फ़ोन 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, मोर देन इनफ। 1 मेगापिक्सल मतलब 1024 बाई 1024, यानी कि आपकी इमेज इतनी बड़ी बन गई। अब इतनी बड़ी तो फ़ोन में होती नहीं, तो क्या हुआ, ये हुआ 1 मेगापिक्सल। तो ये हमारे ना दिमाग के साथ खेला जाता है टेक कंपनी की तरफ से कि भाई इतना रैम डाल दो, इतना कैमरा दे दो, भाई यूज़ तो ही नहीं, ठीक है। अब रैम भी क्या, और एक्सपेंडेबल डाल दी कि भाई जैसे 12 GB है, प्लस आप उसके अंदर जितना स्टोरेज आपके पास बचा हुआ है रैम को एक्सपेंड कर लो, ठीक है। तो देखो रैम का जो काम आता है जब आप हैवी गेमिंग वगैरह करते हो, कुछ टास्क करते हो, तब उसका थोड़ा बहुत यूज़ है, अदरवाइज उसका भी कोई खास होता है। बिल्कुल पेन ड्राइव लगा बढ़ा लेते हम लोग, भाई तुम्हारे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, एक पेन ड्राइव ले और लगा लो। तो रैम का काम होता है रन टाइम सिर्फ। तो देखो यहाँ पर यही चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि इफ़ यू हैव ए स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस, यानी कि अगर मुझे मोबाइल पर किसी को कोई इमेज सर्व करना है तो ज़रूरी नहीं कि उसका जो साइज़ है, जो MB होता है या KB होता है, हम उसकी बात करें, डायमेंशन की हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी क्या होगा, जितना ज़्यादा हैवी इमेज होगा उतना ज़्यादा लोडिंग टाइम होगा और उतना ज़्यादा यूज़र का एक्सपीरियंस आप ख़राब करोगे, ठीक है। अब जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अब ई-कॉमर्स वेबसाइट में मिलियंस ऑफ इमेजेस होते हैं, अब लैंडिंग पेज अगर लोड होता है तो कम से कम 100+ इमेजेस होती हैं उसके अंदर। अब आपने लगा दी बहुत तगड़ी वाली इमेज की, यूज़र को एकदम रिच क्वालिटी वाला ग्राफिक वहाँ दिखना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सीधे वही देखना चाहेगा ना जो उसको चाहिए। तो यहाँ पर इसका हमें ध्यान रखना है बैंडविड्थ का। द ब्राउजर विल यूज़ द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड इग्नोर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि मान लीजिए मैंने आपका 3 या 4 सोर्स सेट मिला के डाले हुए हैं, वो उसी को चेक मैच करेगा जो उसकी स्क्रीन से मैच कर रहा होगा डायमेंशन से, यानी कि ये वाली पार्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, फॉर्मेट सपोर्ट। सम ब्राउजर्स और डिवाइसेस मे नॉट सपोर्ट ऑल इमेज फॉर्मेट बाय यूजिंग द पिक्चर एलिमेंट। You can add images of all formats and the browser will use the first format it recognize and ignore any of the following elements। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने यहाँ पर इमेज डाली है कि भाई इमेज अवतार, इमेज गर्ल, यहाँ पर हमने बीटल्स की इमेज डाली हुई है इस तरह से।
तो आप यहाँ से रन करते हैं तो हमारा कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर हुआ, अवतार वाला रेंडर हुआ, क्योंकि मैंने किसी को कोई कंडीशन तो नहीं लगाई कौन सा आएगा। तो सबसे पहला जो ब्राउज़र ने एक्सेप्ट किया वो क्या था, पीएनजी, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके अंदर पीएनजी बहुत जल्दी से एक्सेप्ट होता है। अगर आप, मैं यहाँ पर अगर वेब पिक्चर लगा दूँ तो वेब पिक्चर और भी जल्दी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड है W3C का कि आज की डेट में जो भी वेबसाइट बनी है उसमें वेब पिक्चर एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी काम आप इसकी हेल्प से करवा सकते हो। नहीं, द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड इग्नोर एनी फॉलोइंग सोर्स एलिमेंट्स। तो ये था हमारा पिक्चर एलिमेंट। और इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, या फिर अगर आप कोई एक नॉर्मल बिजनेस साइट भी बना रहे हो तो इसका इस्तेमाल करो। यानी कि जैसा स्क्रीन उसी के अकॉर्डिंग इमेज आपका पीछे से एक्सेस होगा। ये नहीं कि एक ही इमेज हम लोग सभी पर चला रहे हैं, अननेसेसरी वेबसाइट को हैवी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, फेवरेट आइकन। अब क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर जीमेल का लगा रखा है, तो आप देखते हो ऊपर टैब के ऊपर एक आइकन दिखाई देता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड फेव आइकन इन शॉर्ट। तो अ फेव आइकन इज a small image displayed next to the page title in the browser tab. So how to add a fav icon in HTML? You can use any image as you like as your fav icon. You can also create your own fav icon on sites like favicon.cc. आप इस वेबसाइट पर जाइए। अब यहाँ पर देखो नीचे टैब दिखाई दे रहा है आपको। मैं यहाँ पर अगर कोई भी शेप अगर बना लेता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे बन के आ गया। तो मैं अपनी खुद की शेप ड्रॉ भी कर सकता हूँ, प्लस मैं अपनी इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करके अपना फेव आइकन खुद का बना भी सकता हूँ। अब इसकी कंडीशन है, ये 1:1 के रेशियो में काम करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ क्या होता है, 16x16। अब ये ध्यान रखना है, इसका डबल होगा, फिर 32x32, फिर 64 होगा, फिर 128 होगा, फिर 256 होगा, फिर 512 होगा, फिर 1024 होगा। 1024 से अब हम लोग यूज़ अभी नहीं कर रहे। अब ये ऐसा क्यों है अलग अलग साइजेस? भाई मार्केट में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास 10 डिफरेंट फ़ोन है, सभी की डिस्प्ले डेंसिटी भी अलग अलग है। कोई फुल एचडी है, कोई एचडी रेडी है, किसी का जो जियो वाला जो आप फ़ोन देखते हो उसमें तो कोई डेंसिटी नहीं होता, बिल्कुल गया गुजरा होता है, बस नाम चल रहा है खाली। तो वहाँ पर आपको 16x16 का रेंडर हो जाएगा। अब एप्पल है, उसका रेटिना डिस्प्ले होता है तो उसको और हाई ग्राफिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर आपका 512 या फिर 1024 एक्सेप्ट होता है उसमें। और वो भी अलग अलग, टैबलेट होगा तो अलग डेंसिटी होगा, आई मैक होगा तो अलग डेंसिटी होगा, आईफोन होगा तो अलग डेंसिटी होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें मल्टीपल साइजेस की रिक्वायरमेंट आती है। चलिए, अ फेव आइकन इज अ स्मॉल इमेज, सो इट शुड बी अ सिंपल इमेज विद हाई कंट्रास्ट। ऐसा ना हो कि वो आपका जेल हो जाए, आपको पता ही ना चले। तो जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो एस बनाया तो ऊपर यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना। To add a fav icon to your website, either save your fav icon image to the root directory of your web server or create a folder in the root directory called images and save your fav icon image in this folder. A common name for a fav icon image is favicon.ico. ICO means icon. ICO एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करता है आइकन। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, देखते हो ना डेस्कटॉप पर उसका आइकन बनता है, चॉइस होता है रखना है कि नहीं रखना है। तो जो आइकन आपको दिखता है वो आईसीओ ही होता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं पेंट, तो आइकन जितने भी सॉफ्टवेयर्स के बनते हैं वो ज़्यादातर पेंट में ही बनते हैं, ठीक है। बट हम लोग उसको सोचते हैं खाली पेंट करने के लिए काम में आता होगा। जैसे जब तक अभी तक नोटपैड में हम लोग कोडिंग नहीं सीखे तो हमें नोटपैड बेसिक लगता है, तो जनरली सॉफ्टवेयर्स के आइकन हम लोग वहाँ पर जाके करते हैं यूज़। सो नेक्स्ट, ऐड अ लिंक एलिमेंट टू योर index.html फाइल आफ्टर द टाइटल एलिमेंट लाइक दिस। यानी कि अगेन अब हम लोग हेड के अंदर एक और नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, विच इज़ आइकन। तो ये आइकन कैसे आएगा, आपको लिखना है लिंक, रिलेवेंसी क्या है इसकी, आइकन टाइप रहेगा इमेज /x आइकन, href में आप लिखेंगे इमेजेस, और हम यहाँ पर यूज़ करें गूगल का आइकन यहाँ पर, ठीक है। तो इस फाइल को अपन यहाँ से करते हैं रन, तो आपको क्या दिखता है, माई पेज टाइटल पे गूगल का आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो अपना बना लो या फिर आप टेस्टिंग के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये आपकी डायरेक्टरी में यहाँ होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना साइज़ है, 128 बाई 120 है,
आपको और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो ये आपका 256 हो जाएगा, और हाइयर क्वालिटी की तरफ जाना है तो 512 हो जाएगा, और हाइयर जाना है 1024 हो जाएगा। तो बात करते हैं कौन कौन से ब्राउज़र कौन कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। तो अर्लियर अगर बात की जाए तो पहले सिर्फ और सिर्फ ICO ही एक्सेप्टेबल था। अब आज की डेट में मॉडर्न ब्राउज़र में जैसे एज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ICO, PNG, GIF, JPG, SVG यानी कि सभी ब्राउज़र सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि .ICO ही हो, आज आपके पास फ्रीडम है, आप किसी में भी बना सकते हैं, पहले नहीं थे। ठीक है, अब जब से HTML का 5.2 अपडेट चल रहा है, आप कोई भी एक्सटेंशन चलाओ लेकिन जो लिस्टेड है वही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं। पेज टाइटल पहले भी डिस्कस किया हुआ, एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। एवरी वेब पेज शुड हैव अ पेज टाइटल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द पेज। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। द टाइटल एलिमेंट एड्स अ टाइटल टू योर पेज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हेड के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है माय पेज टाइटल। द टाइटल शुड डिस्क्राइब द कंटेंट एंड द मीनिंग ऑफ द पेज। द पेज टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बता चुके हम आपको पहले भी। ठीक है, the text is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search result. The title element define a titles in the browser toolbar, provides a title for the page when it is added to favorites. तो ये favorites हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ से तो जो भी आपका पेज का टाइटल होगा, जैसे मैं यहाँ से अगर इसको क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पर स्टोर हो गया ऑटोमेटिक। तो टाइटल का ये भी एक काम है कि वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैंने अपने पेज का फेव आइकन लगाया होता तो फेव आइकन भी यहाँ पर साथ में सेव हो जाता है। डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन द सर्च इंजन रिजल्ट, सो ट्राई टू मेक द टाइटल एज एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल। ये नहीं कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो और आपने होम पेज का नेम होम रख दिया, सर्विस के पेज का नेम सर्विस रख दिया, तो सर्विस तो हर एक कंपनी ऑफर करेगी, आपके पास यूनिक क्या है ना। तो आपको सर्विस जो है वो 65 कैरेक्टर्स के अंदर लिखना होगा ताकि वो सर्च में कीवर्ड की तरह काम करे। तो आपके उसमें जो ये डिग्री वाला आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर DM का भी बेसिक पार्ट दिया हुआ है, तो आप समझोगे इस चीज़ को कि कैसे डिफाइन की जाती है चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं टेबल्स। टेबल मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग में अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। इससे हम लोग अब वेबसाइट नहीं बनाते लेकिन डेटा का काम करते हैं। यानी कि अगर आपको डेटा को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करना है तब आप टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये टेबल कौन सा वाला है जिसमें रो कॉलम्स होते हैं। तो एक्सेल आई होप हम सभी लोगों ने देखा हुआ है, तो उसमें रो और कॉलम्स होते हैं, वही होता है टेबल बेसिकली। ठीक है, सो HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल होते हैं रोज एंड वर्टिकल होते हैं आपके कॉलम्स। तो 2008 तक जो वेबसाइट्स बनती थी ना वो आपकी टेबल में ही बनती थी। और टेबल से पहले क्या चलता था, उससे चलता था पहले फ्रेम सेट। फ्रेम सेट को डिसकंटिन्यू किया गया 2005 में। 2008 में HTML5 का बीटा फेज इंट्रोड्यूस हुआ। तो टेबल का जो लास्ट रहा डिज़ाइनिंग पार्ट वो रहा आपका क्या कहते हैं 2012 तक। ठीक है, उसके बाद टेबल बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू हुआ। 2008 में डिव इंट्रोड्यूस हो गया था, तो फिर हम लोग डिज़ाइनिंग उस पर करने स्टार्ट की थी। तो टेबल को डिसकंटिन्यू करने के पीछे का रीज़न क्या था, देखो ये डेटा को तो बहुत अच्छे से स्टोर करता है अपने अंदर, लेकिन अगर मैं एक गूगल एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं तो उसको गूगल के एल्गोरिथम को डेटा तक पहुंचने में मल्टीपल एलिमेंट्स होकर गुजरना पड़ता है। पहले क्या पड़ेगा, वो टेबल, फिर वो पढ़ता है TR, फिर पढ़ता है वो TH या TD, फिर उसके बाद उसको डेटा मिलता है। तो यानी कि इंडेक्सिंग में लगता है टाइम। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोम पर रेंडर कराने की जगह पर टेक्निक आई डिव। डिव के अंदर सीधे हम लोग क्या करते हैं, अपने टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो डेटा तक बहुत इजीली पहुंचा जा सकता है और ये लाइटर भी होता है। ठीक है, तो चलो ज़रा इसको समझिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल बना है जिसके अंदर कुछ डेटा स्टोर है। हम चाहें तो अपना यहाँ पर स्टूडेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एनरोलमेंट नंबर वगैरह लिख के भी अपना टेबल खुद का बना सकते हैं। तो डिफाइन एन HTML टेबल। अ टेबल in HTML consists of table cells inside rows and columns.
तो पेरेंट टैग होता है टेबल, देन बनता है रो। रो में हमें क्या मेंशन करना है, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री। तो आप यहाँ देखेंगे ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बोल्ड कैसे हुआ, तो टी आर के अंदर एक टैग आता है टी एच, मीन्स टेबल हेडिंग। यानी कि आपको बोल्ड करने के लिए बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल नहीं करना है, आप टी एच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हेडिंग हम लोग यूज़ करते हैं H1, तो अपना आप ही लार्जर साइज प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, बोल्ड भी कर देता है मैटर को हमारे, है ना। उसी तरह से टी एच का भी यही काम है। नीचे वाला टेक्स्ट हमें रेगुलर फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर टी का इस्तेमाल किया। टी मतलब टेबल डिस्क्रिप्शन। और ये टी जो होता है दोनों काम करता है, डेटा को भी स्टोर करता है प्लस कॉलम भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि कॉलम जो यहाँ पर बन रहा है वो टी की हेल्प से बन रहा है। तो टी कॉलम भी क्रिएट कर रहा है प्लस मैटर को भी स्टोर कर रहा है अपने पास। फिर आप इसको रिपीट करते जाइए, जितनी बार आप टी आर अलॉन्ग विद टी को कॉपी पेस्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ रोज आपके बनते चले जाएंगे। बात करते हैं सेल्स। ईच टेबल सेल्स इज डिफाइंड बाय टी और एंड विद अ /TD टैग। यानी कि ओपनिंग होगा टी से और क्लोजिंग होगा इसके साथ। सो टी स्टैंड फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन या टेबल डेटा। इस तरह से आपका काम होगा। एवरीथिंग बिटवीन टी आर द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 नेम कुछ यहाँ पर डिफाइन किए हुए, तो ये आपका टी के अंदर डेटा स्टोर है। आउटपुट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो इस तरह से डिस्प्ले होगा आपको। अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, आप ऊपर देखेंगे हमने लिखा है टेबल THTD। इसका बॉर्डर कितना होना चाहिए, 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, तभी ये पार्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वेब ब्राउज़र में। सो अ टेबल सेल कैन कंटेन all sorts of HTML element like text, image, list, link, other table, etc. यानी कि जरूरी नहीं टीडी के अंदर टेक्स्ट ही हम लोग डाल सकते हैं, आपने अभी तक जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टडी किए हैं वो सब आप चला सकते हैं। यानी कि हम लोग टीडी के अंदर एक नया टेबल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको बोलते हैं नेस्टेड टेबल, यानी कि टेबल के अंदर एक और टेबल बनाया जा सकता है। बात करते हैं रो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं टीआर के साथ। तो ईच टेबल रो स्टार्ट विद टी आर एंड एंड विद टी आर टैग। और टी आर क्या कंटेन करता है अपने अंदर, टी। तो आप यहाँ देख सकते हैं टी आर है हमारे पास, तो इसके अंदर टी हमारे पास अवेलेबल है। तो टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। तो यहाँ पर हमने तीनों का जो एक एज है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एग्जाम्पल को रन करेंगे तो ये रो है और उनके रिस्पेक्टिव में यहाँ पर उनका डेटा अवेलेबल है। बात करते हैं टेबल हेडर, जिसको हम बोलते हैं TH। So sometimes you want your cells to be table header cells. In those cases use the TH tag instead of TD, क्योंकि TD आता है रेगुलर फॉर्म में और TH क्या करता है, बोल्ड फॉर्म में हमें डेटा डिस्प्ले करवाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा TH में person1, person2, person3। अब आप यहाँ पर आउटपुट में डिफरेंस देखेंगे, ये बोल्ड और सेंटर आएगा बाय डिफॉल्ट। बोल्ड भी होगा और सेंटर अलाइन भी होगा। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट, अभी देखेंगे आप। So by default the text in TH element are bold and centered, but you can change that with CSS. टेबल में बॉर्डर को किस तरह से हैंडल करना है, इस टॉपिक को देखिए। So HTML tables can have borders of different style and shapes. So अगर हम लोग HTML की बात करें तो बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ सॉलिड मिलेगा, बट अगर आप CSS का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप बॉर्डर को 9 डिफरेंट टाइप्स में स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। सो हाउ टू ऐड अ बॉर्डर, टू ऐड अ बॉर्डर यूज द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी ऑन टेबल TH एंड TD एलिमेंट। ठीक है, तो जनरली जो TH होता है वो हम लोग सबसे टॉप वाले सेल को बना दें, क्योंकि मिडिल में बनाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो जैसे देखते हैं हमारा एक्टिवेट हुआ कि नहीं, अभी भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ किया है, हम इन तीनों को एक ही प्रॉपर्टी ऑफर करना है। तो यहाँ पर आप जाइए रन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर हमारा एक्टिवेट है सभी के ऊपर। अब यहाँ पर स्टाइल टेबल बॉर्डर्स हम चाहते हैं भाई कुछ इस तरह से हमारा स्टाइल बन के आए। सो इफ़ यू सेट अ बैकग्राउंड कलर, जो आपने पहला बॉर्डर 1 पिक्सल वाला बॉर्डर लगाया था उसके हाँ, बाद नॉर्मल है। ये है गैपिंग के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल के सेल्स जो होते हैं
इसको हम लोग समझेंगे, इसको बोलते हैं आपका कोलैप्स मोड होता है ये हमारा टेबल का। तो जब भी कोई सेल बनेगा, ठीक है, तो उसके बीच में बाय डिफ़ॉल्ट एक गैप रहता है जिसको हम बोलते हैं पैडिंग और स्पेसिंग। तो मान लीजिए कि मेरे टेबल में अगर मैं इस एग्जांपल को ओपन करता हूँ, मैक्सिमम जूम करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जिल जहाँ पर मेंशन है वहाँ पर बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड सेल पैडिंग। और दो सेल के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, ये कैसे हैंडल होगा ये भी अभी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल वो क्या है, कोलैप्स। कोलैप्स में क्या होगा, ये क्या दूसरे बैच के बच्चा लिखे, टू अवॉइड हैविंग डबल बॉर्डर लाइक इन द एग्जांपल अबव सेट द CSS बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। अभी क्या दिखाई दे रहा है, बॉर्डर सिंगल है, पहले बॉर्डर क्या था डबल। हमने सिर्फ इतना लिखा बॉर्डर कोलैप्स में कोलैप्स, तो कोलैप्स करते ही क्या होगा, स्पेस आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर सर हमें ऊपर वाला जो बॉर्डर है हमारी फर्स्ट लाइन है वो पहले वाले के जैसा है तो उसके लिए अलग हमें specific फिर आप उसको एक डेडिकेटेड अलग से क्लास बना के दोगे, ठीक है, तब वो चेंज होगा। स्टाइल करेंगे टेबल बॉर्डर्स को भी, हम चाहते हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, बॉर्डर में कोलैप्स, लेकिन TH और TD उसको हम लोग एक अलग कलर ऑफर कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर हमारा डिफरेंट आ रहा है इस तरह से। हमें पूरे टेबल को नहीं करना है, पूरे टेबल को कर दोगे तो जो वाइट स्पेस आपको बीच में दिख रहा है वो भी आपका सेम कलर में हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर TH और TD टैग हो उसका कलर चेंज हो। ठीक है, राउंड करना चाहते हैं अगर आप सेल्स को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विद द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी द बॉर्डर्स गेट राउंडेड कॉर्नर। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, जिसको आप लोग अदर सॉफ्टवेयर में कॉर्नर रेडियस के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ये कॉर्नर पर राउंडनेस इफेक्ट एक आपका क्रिएट करेगा इस तरह से। तो ये देखिए सेल आपके पिल फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट, स्किप द बॉर्डर अराउंड द टेबल बाय लीविंग आउट टेबल फ्रॉम द CSS सेलेक्टर। हम कहते हैं भाई ये जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो हमें आउटर पर नहीं चाहिए, इनर पर चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने टेबल टैग को यहाँ से हटा दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया है TD एंड TH दो टैग। ये देखिए सिर्फ आपका इनर वाले पर चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, हमें लगता है सॉलिड की जगह पर डॉटेड स्टाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यू कैन सेट द अपीयरेंस ऑफ द बॉर्डर। तो हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल है बॉर्डर में। सॉलिड डिफॉल्ट है, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन और हिडन। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉर्डर के स्टाइल्स हैं जिसमें आप अपने टेबल को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। जूम, नन और हिडन बिल्कुल सही बात है, एक ही चीज़ होता है। देखो कई बार क्या होता है कि हमें बॉर्डर को CSS में किसी एलिमेंट से हाइड करना होता है, तो हम लोग हिडन को ट्राई करते हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर के साथ आते हैं, जैसे कि HR, तब आप उसको बंद करने के लिए क्या करोगे, नन। ठीक है, तो जैसे अब HR अगर मुझे लगाना है और मैं नन करूँ तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, जब दिखाना ही नहीं तो लगा क्यों रहे। तो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म का फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके चाहो तो बॉर्डर आती है। अब हमें उसको हटाना है तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं नन प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पर देखो स्टाइल चेंज करें, हमने लिखा बॉर्डर स्टाइल क्या हो जाए, डॉटेड। अब आप यहाँ देखेंगे सब कुछ डॉटेड में आपको दिखाई देगा, बट जो ग्रेस आपको सॉलिड में दिखाई देगा वो बाकी में आपको नहीं दिखाई देगा, तो वो इल्यूजन भी क्रिएट करेगा दूसरे एंड यूज़र के लिए ना। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर। तो आप यहाँ पर बॉर्डर कलर डिफाइन करें तो आपको अपना बॉर्डर का जो कलर होगा वो डिफरेंट दिखाई देगा कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पर टेबल को सेट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ TD एंड TH है ना। अगर टेबल डाल दोगे तो आउटर सेल का भी आपका कलर डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट है टेबल के डिफरेंट साइजेस। आपको अगर अलग अलग साइज़ के टेबल बनाने हैं, एक होता है इवन साइज़, एक होता है आपको ऑड इवन, अगर कुछ अपना साइज़ रखना है एज़ पर योर कन्वीनियंस और रिक्वायरमेंट तो आप चेंज कर सकते हो। तो HTML टेबल कैन हैव डिफरेंट साइज फॉर ईच कॉलम, रो और द एंटायर टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले फर्स्ट एग्जांपल में 3 कॉलम है, लेफ्ट और राइट का साइज़ बिल्कुल डिफरेंट है, मिडिल का साइज़ ब्रॉड है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट ब्रॉड है, मिडिल का साइज़ आपको कम दिखाई देगा, और यहाँ पर फर्स्ट सेल का आपको साइज़ डिफरेंट मिलेगा, राइट वालों का साइज़ आपको डिफरेंट दिखाई देगा।
तो ऐसा चेंजेस कैसे पॉसिबल है? तो देखो, अगर आप टेबल को लिखते हो स्टाइल में जाके विड्थ इक्वल टू 100%, तो ये मेन टेबल के लिए हुआ, ना कि इनर के लिए। इनर को अगर हम लोग हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग प्रॉपर्टी रन करना होगा। तो देखो यहाँ पर अभी क्या है, तीनों अपने अलग अलग साइज में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑटो, यानी कि जिसमें मैटर की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा विड्थ भी उसी की होगी। अब जैसे आप देखोगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट के अंदर कितने लेटर हैं? 5, लास्ट में कितने? 4। तो यहाँ पर 19-20 का फर्क है, बट एज में सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर से, तो इसका विड्थ भी सबसे कम हुआ। ठीक है, यानी कि ये होगा ऑटो साइज का बेस्ट एग्जाम्पल। चेंज करते हैं, वही उसी पे आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूजिंग अ परसेंटेज as the size unit for a width means how wide will this element be compared to its parent element, which in this case is the body element। तो by default बॉडी हमारा जितना, यानी कि स्क्रीन जितना बड़ा होगा, बॉडी भी ऑटोमेटिक उतना होगा, तो टेबल भी ऑटोमेटिक 100% लिखने पर उतना ही ब्रॉड बनेगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर देखो लिखते हैं सेट द विड्थ ऑफ द फर्स्ट कॉलम टू 70%। तो यानी कि अभी तक हम लोग सिर्फ पेरेंट को दे रहे थे, चाइल्ड को नहीं दे रहे थे। इस बार हमने क्या बोला, टीएच की विड्थ कितना कर दो? 70। चलो ट्राई करके देखो, परफेक्ट आया, है ना। नेक्स्ट, हमें अगर रो की हाइट को चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग रो की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ विड्थ है 70, सेकेंड रो की हाइट को हमने चेंज किया 200 पिक्सल्स। आप यहाँ देखेंगे हाइट भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, ये तो हो गया विड्थ और हाइट को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल के अंदर हेडर्स, यानी कि टीएच की बात करेंगे डिटेल में। HTML टेबल कैन हैव हेडर फॉर ईच कॉलम और रो और फॉर मैनी कॉलम्स एंड रोज। सो टेबल हेडर्स आर डिफाइंड विद टीएच एलिमेंट्स, ईच टीएच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ टेबल सेल। तो यहाँ पर हमारे पास टीएच अवेलेबल है, यानी कि टेबल हेडर्स। तो ओपन करेंगे अपना एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं बोल्ड और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आता है। सो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल टेबल हेडर्स इस बार डिफाइन कर रहे हैं। हमने क्या बनाया, एक सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर का हेडर हो गया टॉप में, लेकिन सीरियल नंबर का आएंगे सब लेफ्ट में फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो आप देखेंगे हर एक रो का फर्स्ट जो टीएच है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, यानी कि सीरियल नंबर और यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। Align table headers. By default, the table headers are bold and centered. To left align these table headers, use the CSS text align property. यानी कि हम चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट चेंज हो जाए, तो यहाँ पर जाके आप इसका अलाइनमेंट वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने शायद फाइल गलत लिंक किया है, एक बार ज़रा चेक करते हैं। हाँ, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कॉपी करिए, यहाँ से करके दिखा देते हैं आपको। ओपन, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे टीएच टैग, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर और बोल्ड होता है। अब जब आप इस फाइल को रिलोड करेंगे, अलाइनमेंट कहाँ हो गया, लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से चेंज पॉसिबल। नेक्स्ट आता है टेबल में कैप्शन। कैप्शन टीएच ऑलरेडी क्लोज है, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ स्टार्ट हो, यहाँ क्लोज है। सीएसएस में क्लोज नहीं होता। सीएसएस में तो खाली में एलिमेंट को बताना है ना कि क्या प्रॉपर्टी आएगा उसके ऊपर, वो क्लोज नहीं होता। तो इसकी क्लोजिंग यहाँ से चलती है ऐसे कर्ली ब्रेसेस में। चलिए, तो कैप्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो कैप्शन क्या हमारे टेबल का, माई टेबल। आप यहाँ जाइए, ये आपको दिखाई देगा जैसे मंथली सेविंग्स, हमने अपना टेबल बनाया हुआ है, जैन मंथ, फेब मंथ, इस तरह से। तो डिफ़ॉल्ट जो कैप्शन होता है वो टेबल के टॉप में आता है और सेंटर लाइन होता है। ठीक है, एक आपने अपनी स्कूल की बुक्स देखी होंगी, उसमें देखते हैं कि इमेज होती है, इमेज के नीचे कुछ लिखा होता है, उस पर लिखा होता है फिगर। अगर चैप्टर 1 है तो 1, अगर उस चैप्टर की फर्स्ट इमेज तो 1.1 लिखा होगा इस तरह से, अगर सेकेंड इमेज होगा तो 1.2 इस तरह से लिखा होता है। तो
दो कैप्शन होते हैं, वन इज टेबल कैप्शन, अदर इज फिगर कैप्शन। एक फिगर टैग भी आता है, आगे चल के सीखेंगे हम लोग। तो या तो ये टॉप में रखें हमेशा या फिर बॉटम में रखिए, ठीक है। तो इसकी पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं टॉप और बॉटम के हिसाब से। तो चलिए, द कैप्शन टैग शुड बी इंसर्टेड इमिडिएटली आफ्टर द टेबल टैग, यानी कि बिफोर द TR, है ना। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो आपने ध्यान रखना टेबल के जस्ट बाद में इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद में और कहीं नहीं, ठीक है। क्लोज करेंगे इसको। बात करते हैं पैडिंग एंड स्पेसिंग। अगर आपको पैडिंग और स्पेसिंग बढ़ानी है तो उसकी हम लोग बात करेंगे। HTML tables can adjust the padding inside the cells and also the space between the cells. HTML table cell padding. Cell padding is the space between the cell edges and the cell content. अब सेल एजेस क्या होते हैं कि भाई आपने कोई टेबल बनाया, दो सेल के बीच का जो गैप हो दैट इज द सेल एज, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट द पैडिंग इज सेट टू 1 पिक्सल। टू ऐड पैडिंग ऑन टेबल सेल्स यूज द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी। तो हमने पैडिंग को यहाँ पर कितना मेंशन किया, 15। जरा डिफरेंस देखो क्या आता है। आपका मैटर और बॉर्डर क्या बड़ा, पहले काफ़ी क्लोज होता था ना, इसको लगाने से हमारा गैप इंक्रीज हो गया। To add padding only over the content, use the padding top property and the other side the padding bottom, padding left, padding right। यानी कि padding अगर लिखते हैं तो ये चारों साइड से वर्क करता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। और इसका वर्क फ्लो क्या होता है, आप इसको क्लॉक की तरीके से जाने के 12 3 6 9, यानी कि सबसे पहली वैल्यू होती है टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैडिंग टॉप से हम लोग डालें 10, बॉटम 20, लेफ्ट से 30, राइट से 40। तो आप देखेंगे अलग अलग पोजीशन से आपको अलग अलग पैडिंग दिखाई देगा। देखो लेफ्ट का अलग है, टॉप का अलग है, राइट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि विड्थ हमारे पास ज़्यादा है, और बॉटम हमारे पास ये अलग पैडिंग है इसके अंदर। नेक्स्ट स्पेसिंग की बात करेंगे, यानी कि दो सेल के बीच में हमें गैप को मेंटेन करना है। इसके लिए सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच सेल। बाय डिफॉल्ट द स्पेस इज सेट टू 2 पिक्सल, जो हमें डिफॉल्ट दिख रहा था डबल बॉर्डर। To change the space between cells, use the border spacing property on the table element। तो हम लोग लिखेंगे border spacing, और अब आप यहाँ देखेंगे दो सेल के बीच का गैप हमने और बढ़ा दिया, जो कि डिफ़ॉल्ट 2 था, हमने यहाँ पर 30 लिख के इसको चेंज कर दिया। तो आप इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो, 0 कर दोगे बॉर्डर एकदम क्लोज आ जाएंगे, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने बॉर्डर कलप्स में कलप्स लिख देना तो भी आपका सेम आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर आपका स्टाइलिंग है, कॉलम ग्रुप है, फिर आपका ये टेबल वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। वीडियो रिकॉर्डेड है, फाइल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, गो थ्रू कीजिए।